ने पिछले 4-5 साल का समय दिया हो, बावजूद उसके जब सफलता नहीं मिलती है, उसकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलता है, तो क्या गुज़रती है एक अभ्यर्थी के ऊपर, ये वही समझ सकता है, ना मैं समझ सकता, ना आप समझ सकते। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती है, जिसने 5-6 साल दिए, उसके बावजूद भी परिणाम नहीं मिला। तो उसके बाद भविष्य के प्रति ये गज़ब का संशय बन जाता है कि पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं होगा। अभी की असफलता तो उसने स्वीकार कर ली, लेकिन फ्यूचर को लेके एक अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत गहरी तरीके से बैठ जाती है। खुद पे डाउट होने लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और ये स्वाभाविक सी बात है, लाज़मी है ये कि जब असफल व्यक्ति होता है तो सबसे पहले वो डाउट खुद पे ही करता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब गया कि क्या किसको क्या कहूँगा, समाज को क्या कहूँगा, परिवार को क्या कहूँगा, माता-पिता को से कैसे फेस करूँगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए तो अटेम्प्ट भी लिमिटेड होते हैं कि भई आपके लिए 1 या 2 साल का समय है। तो इन सारी स्थितियों से गुज़रना, साथियों को झेलना, छुपे हुए शत्रुओं से लड़ना और भविष्य के प्रति एक गज़ब का भय, इन सारे हालातों के बीच में उसको ना कोई वीडियो अच्छा लगता है, ना कोई लेख अच्छा लगता है और ना कोई उपदेश अच्छे लगते हैं। ये बात मैं बहुत ठीक तरीके से जानता हूँ। बावजूद उसके मैं ये सत्र फिर भी लूँगा, क्योंकि जब सब चीज़ें हट जाती है मस्तिष्क से, थोड़ा-सा मन शांत होता है, तब पथ प्रदर्शन हेतु इस प्रकार के सत्र की आवश्यकता होती है। तो क्या पता किसी का भविष्य जो है वो आपके संवार दे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का सत्र ले रहा हूँ, जिसका मेन विषय जो है वो मैंने रखा है कि एक असफलता के बाद एक अभ्यर्थी कैसे उभर सकता है, क्योंकि उभरना ही एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। अब जब रिजल्ट आते हैं और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहता, तो उसके बाद 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो खुद की गलती को स्वीकार न करके सिस्टम को दोष देंगे कि पेपर आउट थे, या फिर मार्कशीट बाद में भरी गई, नकलें भी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत सारी सिस्टम के ऊपर आरोप लगाए जाएँगे, और मैं मानता हूँ कोई भी सिस्टम पूर्ण नहीं है, कमियाँ हर सिस्टम में रही हुई है, दोष भी रहे हुए हैं। अब पेपर कितने आउट थे, क्या थे, ये सब जाँच का विषय है। मैं यहाँ पे कोई अपनी बात नहीं करूँगा, ये प्रशासनिक तंत्र है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं स्टूडेंट की बात करूँगा। एक वर्ग ऐसा होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम को दोष देगा, लेकिन वो खुद में कमी तलाशने की प्रयास नहीं करेगा। उसको लगता है कि सारा का सारा उसकी असफलता का कारण जो है वो सिस्टम है। मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग स अंतिम सूची में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं, वो भी इसी सिस्टम को फेस करके आए हैं। अगर सिस्टम में दोष हैं, तो सबके लिए हैं, वो केवल एक स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो सबके लिए था वो। अगर कोई गलती रही है, कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो सबके लिए हुआ, केवल आपके लिए नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम में दोष होंगे, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने आप का भी आकलन करते रहें, ताकि भविष्य की जो परीक्षाएँ हैं, उनके लिए आप अपनी असफलता की पीठिका तैयार ना करें। मैं ये कह रहा हूँ। फिर भी आपको लगता नहीं हम क्रांतिकारी तरीके से सिस्टम को ठीक करेंगे, तो लड़ लीजिए। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, आप कितना लड़ते हैं मैं भी देखता हूँ, और किस तरह से आप सिस्टम को ठीक नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बेहतर यही है कि आप अपने आप की कमियों को तलाशें और उन कमियों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो ये वर्ग है। एक दूसरा ऐसा वर्ग है जो इस कड़वे सच को स्वीकार कर चुका है कि भई हम अंतिम सूची में स्थान बनाने में नाकामयाब रहे हैं, और अब वो अपनी दृष्टि आगामी एग्ज़ाम्स पे लगा के बैठे हैं। मैं उनसे बात करूँगा। पहला जो वर्ग है जो सिर्फ़ सिस्टम को दोष दे रहा है, जिनको खुद में कमी नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए वीडियो कारगर नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मस्तिष्क में है ना? एक कन्फर्म बायसनेस है उनके मस्तिष्क में कि भई नहीं, यही है, खुद को कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, तो उनके लिए तो ये वीडियो कोई काम का नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि भई सिस्टम में दोष होगा, लेकिन साथ-साथ में कहीं न कहीं अपनी भी कमी रहती है। उन कमियों को मान लिया जाए। देखो, कई बार हम बहुत सारे कंटेंट को लाते हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ते। कई बार हम
पढ़ बहुत लेते हैं, अच्छे से अभ्यास नहीं करते। कई बार हम सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग छोड़ देते हैं ये सोच के कि भाई हमारा ये कमज़ोर है। कई बार हम गलत स्रोत लेके बैठ जाते हैं। कई बार मतलब हम एक गलत ट्रैक पे पड़ जाते हैं, है ना? और ये हमें पता होता है। कई बार इन सब चीज़ें ठीक करने के बावजूद एग्ज़ाम हॉल में हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। कई बार हम टाइम पे पेपर नहीं कर पाते। कई बार हमने पेपर हॉल में ओएमआर शीट में गलतियाँ कर दी जाती हैं। कई बार हम एग्ज़ाम हॉल पहुँचते टाइम पे नहीं है, हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऐसे न जाने कितनी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो खुद की गलतियाँ स्वीकार कर चुके हैं, मैं उनके लिए आज बात करूँगा। तो अब आपको करना क्या है? असफलता तो मिल चुकी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है कि किसी के सामने, किसी के भी सामने, चाहे माता-पिता हो, चाहे भाई-बहन हो, चाहे मित्र हो, किसी के भी सामने अपनी असफलता का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। किसी को ये मत कहिए कि मैं क्यों असफल हुआ। कोई मतलब नहीं किसी को, क्योंकि आपकी जो कमी रही है या सिस्टम की रही है वो आपको ठीक करनी है। किसी को कहने भर से वो लोग ठीक नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा एक्सक्यूज़ देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कमतर फ़ील करते जाओगे। तो सबसे बेहतर उपाय ये है, किसी को कोई एक्सक्यूज़ मत दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये भी मत कहो कि कितने अंक से फ़ेल हुआ है, बस रह गया हूँ। चाहे 0.23 से रहे हो, चाहे 50 नंबर से रहे हो, बस रह गए। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा मानना है कि किसी को कुछ मत कहिए। आप थोड़े से दिन खामोश रहिए। किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि अब आप एक ऐसी संवेदनशील स्थिति में हैं, जब आप किसी को कुछ भी कहोगे तो लोग मज़े लेने वाले हैं, है ना? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस से। तो सबसे बेस्ट ये है, आप कोई एक्सक्यूज़ मत दो किसी से, और किसी जगह भी कहीं पर भी ये मत कहो कि भई मैं आधे नंबर से रहा हूँ या 1 नंबर से रहा हूँ, क्योंकि लोगों को वो सिर्फ़ एक मज़ाक लगती है। लोगों को केवल और केवल एक बहाने लगते हैं, है ना? जब भले ही आप सच्चाई बताओ उनको। तो इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए, आप शांत हो जाइए। किसी को कुछ मत कहिए, कोई स्टेटस मत लगाइए। अब कई बार बच्चे ऐसे रोने-धोने के स्टेटस लगाते हैं। यूट्यूब पे वगैरह पे हर जगह कमेंट डालते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आपके इस तरह से करने से आप खुद उदास होंगे। पहली बात तो ये कर लीजिए कि आप अपनी अभिव्यक्त कहीं करिए ही मत। आपको अभिव्यक्ति करना है तो भावी परीक्षा के किसी रिज़ल्ट से अभिव्यक्त करना। आपके ऊपर क्या गुज़री किसी को मत बताओ। मुझे ठीक से याद है कि 2011 या 12 का साल था। मैं उस समय कई परीक्षाओं में एक साथ फेल हुआ था। सेकंड ग्रेड में कुछ पॉइंट से रह गया था, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे। रेलवे में फेल हुआ था, मैंने एएसएम का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें फेल हुआ था। एसएससी सीजीएल में मेंस में फेल हुआ था, इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई किया गया, और आईएएस मेंस में भी इंग्लिश में एक बार डिस्क्वालीफाई किया गया। उस साल बहुत सारी सब असफलता एक साथ मिली थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि भाई मैं असफल हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे ठीक करना है। किसी से कोई बात नहीं करी, बस किसी ने पूछा, ज़्यादा कुरेदने की कोशिश की तो ये कह दिया कि भाई नहीं हुआ अपना, आगे ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो ठीक है। बस आप भी यही करिए, किसी से कुछ मत कहिए, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब शांति से बैठ के और डिसीजन ले लीजिए कि अब आगे किसकी प्रिपरेशन करनी है। आप जिसमें भी पात्र हो रहे हैं, जैसे मान लो कि आपका अध्यापक में नहीं हुआ, L2 में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, आपके पास बीएड है, एमए है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि अध्यापक में नहीं हुआ, उसका वरिष्ठ अध्यापक में नहीं होगा या व्याख्याता में नहीं होगा। मेरी नज़र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक में नहीं हुए, प्रोफ़ेसर बन गए, व्याख्याता बन गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। क्या पता आप अध्यापक की परीक्षा के लिए बेटर नहीं कर पाए, आप व्याख्याता में ठीक कर पाओगे। तो आप कभी अपने आप को ये तो ना सोचें कि मेरा अध्यापक में नहीं हुआ, इतनी सीट में नहीं हुआ, तो वरिष्ठ अध्यापक या फिर व्याख्याता या अपग्रेड में कैसे होगा। ये बिल्कुल भी एक भ्रामक धारणा है, क्योंकि मेरे अनेक साथी, मैं नाम सहित उदाहरण देके बता सकता हूँ, जिनका अध्यापक या वरिष्ठ में नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोफ़ेसर बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए और बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे चले गए। तो आप ये ना सोचें कि मेरा अध्यापक में, क्योंकि अध्यापक का इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें कई भाग आपके कमज़ोर होंगे। जैसे मैं अगर हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद अध्यापक का एग्ज़ाम देता तो शायद पास नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे गणित है वो इतनी अच्छी नहीं आती। पहले ठीक थी, लेकिन अब नहीं आती। इतना अच्छा मेरा मनोविज्ञान नहीं है, भाषा इतनी ठीक नहीं है। शायद राजस्थान जीके भी मेरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपके बराबर कर पाऊँ। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक में कर लिया, क्योंकि वो मेरे दायरे में था।
फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर में इसलिए आराम से कर लिया कि वो मेरे दायरे में था। तो आप ऐसा तो बिल्कुल ना सोचें। दूसरा काम ये करें, ठीक है? तो पहला काम कि एक्सक्यूज़ नहीं देना, दूसरा काम ये कि खुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा। ये कोई नियम नहीं है और बहुत आराम से और मैं तो इवन ये कहता हूँ कई बार बच्चों को कि अध्यापक में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, सेकंड ग्रेड में उससे थोड़ा आसान काम है, और सेकंड ग्रेड से भी आसान जो है वो आपके स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन लेना। सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत नज़दीक से देखा और ये बहुत ही तर्क सहित बात मैं रख रहा हूँ, मैं कभी हवा में बात नहीं करता ये। तो आप जैसे-जैसे ऊपर के ग्रेड पे जाओगे सिलेक्शन थोड़ा-थोड़ा आसान होता जाता है, मुश्किल ज़्यादा नहीं होता, हालाँकि पढ़ना तो सभी में ही पड़ता है। तो दूसरी बात तो ये। अब तीसरा काम क्या करना, आप जिसमें भी पात्र हो रहे हैं, क्योंकि अभी आप जिस एग्ज़ाम में असफल हुए हैं बहुत नैरो मार्जिन से रहे हैं, तो फिर उसी सिलेबस को वापस पढ़ना इतना आसान कार्य नहीं है, बोरिंग सा हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर ये है कि उसके ग्रेड को थोड़ा-सा अप कर लो। अध्यापक में हुए तो वरिष्ठ अध्यापक पे लग जाओ और बहुत गहराई से लग जाओ आप, डूब जाओ उसमें। और अगर आप वरिष्ठ अध्यापक में रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के लिए पात्र है तो उसकी तैयारी कर लीजिए। देखो ऐसा है कि जीता जग भी नहीं है, हारे हम भी नहीं हैं। ठीक है, एक सफलता नहीं मिली, असफलता मिली, कोई बात नहीं। एक अध्यापक को फर्स्ट ग्रेड बनने में 18 साल लगेंगे और क्या पता आप ठीक से तैयारी करो 18 महीने में फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। तो आपका साथी जो 18 साल बाद आपके बराबर आएगा और तब तक आप है वो प्रिंसिपल बन जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को आज सफलता मिली है, किसी को कल मिलेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब सफलता मिली है, सफलता मिलनी चाहिए। भले वो 2 साल लेट मिलो, चाहे 2 साल पहले मिलो, वो सब एक समान है। मेरे से 6 साल पहले जो सीनियर लगे थे आज भी हमारे बराबर हैं, और हम 6 साल बाद में लगे थे और हमारे से जो 4 साल बाद में लगे वो भी आज हमारे बराबर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप ये भी ना सोचें कि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ रही है, ये वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 में लगो, चाहे 32 में लगो, चाहे 35 में लगो, चाहे 21 में लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सेवा में आ जाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बहुत ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चीज़ें हैं जो असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, आगे उसको और ठीक करने का प्रयास करो। और मैं कहता हूँ कि ग्रेड अप करके थोड़ी तैयारी कर लो। हाल-फिलहाल सारी भर्तियों के एग्ज़ाम्स में टाइम है, 1 डेढ़ साल मिल जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, और कोई भी परीक्षा 1 डेढ़ साल में आराम से एक प्रकार से यूँ कहिए कि तैयारी हो जाती है, ठीक है? तो जितना जल्दी होता है उतना आप है वो अब नई परीक्षा को टारगेट कीजिए, उसका सिलेबस लाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको तो डे फर्स्ट से, जैसे ही अध्यापक मुख्य परीक्षा हो गई थी या वरिष्ठ अध्यापक हो गई थी, उसी दिन से ग्रेड अप करने के लिए लग जाना चाहिए था। नहीं लगे, समय खराब किया, कोई बात नहीं। अब आप है वो समय खराब ना करें और सिलेबस लाइए बढ़िया तरीके से। सिलेबस प्रिंट करवा दीजिए कि भाई फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है। अगर इन दोनों में एलिजिबल नहीं, एसटीसी की है तो L1 की वापस करें, उसमें ही लग जाइए। आपका जो भी अभी अध्यापक का ग्रेड है, इससे बढ़िया के ग्रेड की जो भी वैकेंसी आपके सामने है, जिसमें भी आप पात्र हो, मैं कहता हूँ उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में जो भी आपके पास कंटेंट है टिक कर लीजिए। जो कंटेंट आप ये भी चेक कर लीजिए किस कंटेंट ने, किस पुस्तक ने या किसी कोर्स ने या नोट्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पिछली परीक्षा में, उसको हटाइए, उसकी जगह थोड़ा नया कंटेंट लगा दीजिए। और अपनी पुस्तक सूची, नोट्स, कोचिंग सेंटर जो भी आप पसंद करते हो उनकी सारी लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में ये भी देख लीजिए कि भाई पिछली बार कोई गलती रही है, आपके दिमाग में है कि ये मैंने गलती करी थी, उसको भी आप है वो थोड़ा-सा ठीक रखिए। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप उस पुस्तकों में या जो भी टीचर्स के साथ पढ़ते हैं तो उसमें, या किसी भी स्रोत से पढ़ते हैं तो उसमें डूब जाइए। एक-एक बिंदु को गहराई से तैयार कीजिए, एक-एक बिंदु को गहनता से पढ़िए। खूब टाइम है अभी आपके पास में, और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कहीं पर भी आयोग या बोर्ड की परीक्षा आपको भेद न सके। बड़े बिल्कुल गंभीर धैर्यवान होते हुए पढ़ें, क्योंकि एक असफलता केवल कड़वाहट ही नहीं देती, एक असफलता केवल निराशा ही नहीं देती, एक असफलता इन सारे के सारे नकारात्मक बिंदुओं के साथ-साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लाती है। आपको अपने अपनों से पहचान करवा देती है। आपका जो परिचय है वो आप खुद से करवा देती है। आप वास्तव में क्या है वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है।
आपके साथ में कौन है, आपके विरुद्ध में कौन है, वो पता चल जाता है। आपके शत्रु कौन है, ये समझ में आ जाता है। शत्रु कौन है आपके? आपके गलत संगति वाले शत्रु हैं, आपके आस-पास नेगेटिव लोग वो शत्रु हैं उस समय के। ये सोशल मीडिया में जो फँसे रहते हैं, ये शत्रु है आपके। विभिन्न सारा एक ही भाग के लिए 10-10 किताबें लाना, ये शत्रु है आपके। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो एक असफलता बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने वाला चाहिए होता है। तो मन में, मस्तिष्क में ठान लीजिए कि जो असफलता मिली है, वापस ऐसी असफलता ना मिले, और इन सच्चाई को स्वीकार करते हुए आप जो है वो समय पे लग जाइए। चिंता करते रहोगे तो समय खराब होगा, और समय जितना खराब होगा उतना ही क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको निम्नतम फ़ील होगा, इन्फीरियॉरिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, और बहुत ही एक गहरे अवसाद में जा सकते हो। तो बेहतर ये है कि इन सारी चीज़ों को हटा के और शांति से अपने अपग्रेड के लिए सिलेबस लाइए, पुस्तकों की सूची तय करिए, किसी से पूछ लीजिए कि कौन सी पुस्तकें किस भाग के लिए देखनी चाहिए, और किसी गुरुजी से सानिध्य में या फिर पुस्तकों के सानिध्य में लेके और विश्वास के साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और एक-एक बिंदु के शॉर्ट नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन कीजिए, और जितना पॉसिबल होता है उसके बाद में उसका ठीक से अभ्यास कीजिए, ताकि प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ सकें, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं ये बात समझ में आ सकें, और खुद से डिस्कस करिए, बिना देखे उसका मनन करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से कंटिन्यू आप आगे बढ़िए, और फिर देखना आप धीरे-धीरे एक इतनी अच्छी जगह पे जाओगे, जितना आपने अपने आप को इन किताबों के माध्यम से, इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से जितना आपने अपने आप को काबिल बनाया है, आप डेफिनेटली उस जगह चले जाओगे। तो एक आधी असफलता, 2 असफलताएँ, 3 असफलताएँ, ये तय नहीं करती कि आप कितने काबिल हैं। ये काबिलियत जो है वो बेसिकली उस दिन तय होती है जिस दिन आप अंतिम पदार्पण करते हैं कि भई अब बस हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। उस दिन तय हो जाता है कि आप इसके योग्य हैं कि नहीं है। 1-2 परीक्षाओं में फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई व्यक्ति इस यूट्यूब की दुनिया में, आप जिनको भी सुनते हैं, देखते हैं, नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो। अब कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, वो अलग बिंदु है। बाकी सारे फेल हो रखे हैं, और ढंग से फेल हो रखे हैं। 4-4, 5-5, 6-6 परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं। बस बात ये है कि एक ठीक असफलता मिल जाती है ना, ठीक सफलता, बाकी सारी असफलताओं को दबा देती है। 32 वर्ष की उम्र में भी कोई अगर लेक्चरर बन गया, स्कूल लेक्चरर, तो उसकी 20 साल से लेकर 32 साल तक की 20 एक असफलताओं को, 15-20 असफलताओं को वो एक सफलता दबा देती है। तो हमें लगता है कि ये बड़ा सफल व्यक्ति है, जबकि उसके पीछे का बैकग्राउंड किसने देखा? व्यक्ति फ्रंट देखते हैं, पीछे का भाग किसने देखा? वो उस कितना असफल हुआ, ये किसी को नहीं पता। इसलिए कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है सृष्टि में जो असफल नहीं हुआ हो। आप हुए हैं तो ठीक है। अच्छा, कोई पहली बार में सफल हुआ है, और कोई तीसरी बार में सफल हुआ है। ध्यान रखना, जो तीसरी बार में सफल हुआ ना, वो इतना मैच्योर होगा, वो इतना गंभीर, धैर्यवान व्यक्ति होगा, जो पहली बार वाले में नहीं होगा, क्योंकि उसने असफलता देखी नहीं है। जिसने असफलता देखी है, वही आपके मन की बात कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप असफलता मिली है तो डेफ़िनेटली इसके कई सारे कारक हैं, उन पे गौर कीजिए, और भविष्य निर्माण के लिए वापस रेडी हो जाइए। अन्यथा मैं मानता हूँ कि इस समय चेंज हो जाता है, आर्थिक स्रोत चेंज हो जाते हैं, कइयों के लिए अब इकोनॉमिक्स रूप से पैसे अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं है तो 8 घंटे मेहनत करके पढ़ लो। मेहनत करने से कोई मरता नहीं। अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर 2 दिन आरसीसी का काम करने जाता हूँ, 5 दिन पढ़ता हूँ। अब सोचिए, जो 2 दिन आरसीसी का काम कर, आरसीसी का काम बहुत मुश्किल काम होता है। हज़ारों बच्चे आते हैं ऐसे मेरे पास आते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर मैं रात को 12 1-2 बजे के आस-पास जाता हूँ मंडी में, सब्ज़ी की गाड़ी खाली करता हूँ, 300 रुपए मिलते हैं, और उसके बाद दिन में पढ़ता हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण आप अपने आस-पास तलाश सकते हो। तो कम से कम ये करके भी पढ़ लीजिए, है ना? तो पढ़ने से चलो नौकरी नहीं भी मिली ना, लेकिन आप इतना सीख जाओगे कि एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाओगे, क्योंकि नौकरी लगना भरी सफलता नहीं है। आपका एक पद के अनुरूप एक व्यक्तित्व का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए आप एक्सक्यूज़ किसी को मत दीजिए, खामोशी के साथ वापस एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मस्तिष्क में ये रखते हुए कि डेफ़िनेटली हम काम कर जाएँगे। अब मेरे पास जितने भी अध्यापक आ रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए, उन सबसे मैं पूछता हूँ कौन-सा अटेम्प्ट है? 99% बच्चा यही बोल रहा है कि सर सेकंड अटेम्प्ट है। और मैं कह रखा है कि जो सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, वो बड़ा घातक होता है।
घायल शेर की जो दहाड़ होती है और जो प्रहार होता है, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि वो कितनी तेज़ तर्रार और घातक तरीके से होती है। तो आप भी वो घायल शेर बनिए और मैं कहता हूँ कि परीक्षा तक अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी के साथ में 8-10 बार सिलेबस निपटाइए, खूब सारे हज़ारों प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, फिर देखना कि किस तरह से रिज़ल्ट निकलता है। और फिर वही लोग जो आज आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं या जिनकी उम्मीदों की बोझ के तले आप दबे हुए हो, उन सभी की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करेंगे आप और डेफिनेटली सबको जवाब देंगे। बाकी कौन क्या कहता है हमारे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समाज से हम प्रभावित नहीं होने चाहिए, परिवार से हम प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसे खुद से प्रभावित होना है। बाकी दुनिया का काम ही कहना है, नौकरी लगने के बाद में भी वो कह देंगे। कहने वाले तो कहते रहेंगे और बाकी चीज़ें चलती रहेगी। कोई समय ठहरा नहीं है, आज लगा है तो उसने कोई तीर नहीं मारा है और 2 साल बाद में लगेगा तो वो भी कोई हारा नहीं है, ठीक है? इन्हीं बातों के साथ मैं सत्र को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव रिलीफ़ देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।